Like, share, subscribe us. जरा सोचिए, 1500 के दशक का एक समुद्री लुटेरा महीनों से समंदर के बीचों बीच है। अचानक उसे भयंकर थकान होने लगती है, मसूड़ों से खून आने लगता है और छोटे मोटे घाव भी भरने बंद हो जाते हैं। इसे हम स्कर्वी के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बायोलॉजी स्टूडेंट के नजरिए से सोचें तो ऐसा हुआ क्यों? उनका खाना क्या था? बस वही सूखे बिस्किट और सूखा मांस। तो इस खराब डाइट की वजह से उनके शरीर में असल में ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल फेलियर हुआ जिसने उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया? आज हम इसी साइंस को डीकोड करने वाले हैं। तो आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है द बायोलॉजिकल जर्नी फ्रॉम डाइजेशन टू डिजीज। आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे बाहर से दिखने वाले बड़े बड़े शारीरिक लक्षण सीधे तौर पर हमारे शरीर के अंदर चल रहे एकदम माइक्रो लेवल बायोकेमिकल प्रोसेस से जुड़े होते हैं। बायोलॉजी को इस तरह से समझना वाकई बहुत रोमांचक है कि कैसे हमारी प्लेट में रखा खाना बीमारियों को रोक भी सकता है और उन्हें पैदा भी कर सकता है। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के हमारे लेक्चर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्यूलर बिल्डर्स और डिफेंडर्स, फिर वाटर वर्सेस लिपिड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद स्टोरेज, स्टेबिलिटी और सिम्टम्स। फिर हम बात करेंगे कोएंजाइम्स और सेल्यूलर एनर्जी की, उसके बाद न्यूरोलॉजी और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और आखिर में प्लांट वर्सेस एनिमल डाइट। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, सेल्यूलर बिल्डर्स और डिफेंडर्स। विटामिन्स को आप हमारे शरीर के बिल्डर्स, रक्षक और मेंटेनेंस वर्कर्स मान सकते हैं। ये हमारी मांसपेशियों, हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अब यहाँ कैच क्या है? बात यह है कि हमारा शरीर इन विटामिन्स को खुद से नहीं बना सकता, खैर कुछ अपवादों को छोड़कर। इसलिए नए टिश्यूज बनाने, इन्फेक्शन से लड़ने और एनर्जी पैदा करने के लिए हमें इन्हें अपनी डाइट से ही लेना पड़ता है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। उदाहरण के लिए विटामिन ई को ही ले लीजिए। इसका काम समझना बहुत दिलचस्प है। आप इसे हमारे नर्वस सिस्टम का एक ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर शरीर में विटामिन ई कम हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रैफिक जैम लग जाएगा। इससे शरीर का पूरा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी इम्यून सिस्टम की बैकअप सिक्योरिटी टीम भी है। अगर विटामिन ई नहीं होगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं किसी भी इन्फेक्शन के सामने आसानी से घुटने टेक देंगी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, वाटर वर्सेस लिपिड एब्जॉर्प्शन। अब देखते हैं कि ये विटामिन्स हमारे शरीर में कैसे सफर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी में घुलने वाले, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, जैसे कि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। इनकी जर्नी बहुत ही सिंपल होती है। पेट में पचने के बाद ये सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त प्रवाह में चले जाते हैं। अब क्योंकि हमारे खून का प्लाज्मा पानी से ही बना होता है, तो ये विटामिन्स बिना किसी झंझट के पूरे शरीर में आसानी से तैरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वसा में घुलने वाले यानी लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई और के, इनकी कहानी थोड़ी अलग और काफी मजेदार है। ये पानी वाले खून में ऐसे मिक्स नहीं हो सकते। तो क्या होता है? पेट से आंतों में जाने के बाद लिवर से एक खास चीज आती है जिसे हम बाइल कहते हैं। ये बाइल वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसके बाद कुछ स्पेशल कुरियर प्रोटीन्स आते हैं जो इन विटामिन्स को अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उन्हें ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर में ले जाते हैं। है ना कमाल का बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ये हमें लाता है हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्टोरेज, स्टेबिलिटी और सिम्टम्स। इन दोनों तरह के विटामिन्स में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो शरीर में स्टोर नहीं होते। जो बच जाता है वो किडनी के रास्ते यूरिन से आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमें इन्हें रोजाना अपनी डाइट में लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हैं उन्हें रोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे शरीर में ही जमा हो जाते हैं। इसे आप एक बायोलॉजिकल पैंट्री या हमारे शरीर के अपने गोदाम की तरह समझ सकते हैं। हमारा लिवर और फैट सेल्स इन लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज का काम करते हैं। ये स्टोरेज हमें अचानक होने वाली कमी से तो बचाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम सप्लीमेंट्स के जरिए इन्हें बहुत ज्यादा ले लें तो ये गोदाम ओवरफ्लो हो सकता है और शरीर में टॉक्सिसिटी यानी जहर का काम भी कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की ओर, कोएंजाइम्स और सेल्यूलर एनर्जी। तो ये कोएंजाइम्स आखिर होते क्या हैं?
बायोलॉजिकली स्पीकिंग, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो अक्सर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से बनते हैं। इनका सिर्फ एक लेकिन सबसे ज़रूरी काम होता है, हमारे एंजाइम्स की मदद करना, ताकि वो हमारे खाए हुए खाने से एनर्जी निकाल सकें। आप ऐसे समझ लीजिए कि बिना कोएंजाइम्स के हमारा शरीर सेल्यूलर लेवल पर एनर्जी का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, सिस्टम एकदम ठप पड़ जाएगा। और हाँ, एनर्जी बनाने का ये काम सिर्फ विटामिन्स पर ही नहीं टिका है, मिनरल्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे आयरन को देखिए, ये हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। अगर आयरन कम होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, और आपको पता है हमारा दिमाग अकेले शरीर की पूरी एनर्जी का 20 से 25% हिस्सा इस्तेमाल करता है, तो ऑक्सीजन की कमी का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। इसी तरह मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज और इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करते हैं, और इसकी कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, न्यूरोलॉजी और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इन कमियों का न्यूरोलॉजिकल असर बहुत गहरा हो सकता है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड में जो DHA होता है, वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बनाता है, वही हिस्सा जो हमारी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही अगर विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो इससे गंभीर डिप्रेशन और यहाँ तक कि डिमेंशिया हो सकता है। और जैसा मैंने पहले बताया, आयरन की कमी से न सिर्फ आप थका हुआ महसूस करते हैं, बल्कि आपके दिमाग का फंक्शन और एनर्जी लेवल भी एकदम से नीचे गिर जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो माइलिन शीथ का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। ये असल में हमारी नसों या नर्व फाइबर्स के चारों ओर एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है, जो ये पक्का करती है कि नर्व सिग्नल्स सही से पहुंचे। और इस लेयर को बनाने के लिए विटामिन B12 बिल्कुल असेंशियल है। अगर किसी मरीज में B12 की कमी हो जाए तो ये कोटिंग खराब होने लगती है। नतीजा, हाथों पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन और बहुत ही सीरियस नर्व डैमेज। और अब हमारा आखिरी और छठा सेक्शन, प्लांट वर्सेस एनिमल डाइट। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लोग ओमनीवोरस या सर्वाहारी डाइट लेते हैं, उन्हें जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के जरिए विटामिन A और B12 सीधे और अच्छी मात्रा में मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग पूरी तरह से वीगन या प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं, उनमें B12 की कमी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पौधों में B12 प्राकृतिक रूप से होता ही नहीं है। इसके अलावा वीगन डाइट विटामिन A के लिए प्लांट बेस्ड प्रीकर्सर्स पर निर्भर करती है, जिन्हें शरीर को खुद विटामिन A में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वीगन डाइट के लिए बहुत ही सावधानी से न्यूट्रिशनल प्लानिंग करनी पड़ती है। इसे एक असली क्लिनिकल सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आज पूरी तरह से वीगन डाइट अपना ली। पहले साल में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगेगा, अगले 2 से 4 साल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका लिवर अपनी उसी बायोलॉजिकल पैंट्री में जमा विटामिन B12 को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रहा होता है। यही वजह है कि इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखते, लेकिन 5वें साल या उसके बाद जब शरीर का पूरा रिजर्व एकदम खाली हो जाता है, तब अचानक से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और गंभीर नर्व डैमेज जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं। इस पूरी बायोलॉजिकल जर्नी से हमें क्या समझ आता है? हमने देखा कि इन विटामिन्स की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन साथ ही ये भी जाना कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स खाने से शरीर में टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो एक बायोलॉजी स्टूडेंट के नाते आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि आखिर हमारा शरीर न्यूट्रिशन के इस परफेक्ट बायोलॉजिकल बैलेंस को खोजता कैसे है? क्योंकि सच तो यही है कि ये सटीक संतुलन ही एक स्वस्थ जीवन की चाबी है। खैर, आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। इन बायोलॉजिकल मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहिए,